जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू लर्न विथ नीरज सर। लर्न विथ नीरज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सीटेट एग्जामिनेशन 2022-2023 के लिए पहले से मैंने बहुत सारे वीडियो बना करके रखे हैं, आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आज हम लोग को चर्चा करना है। तो दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है सीटेट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है। तो हमको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा ताकि हम लोग जो है सीटेट एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। तो आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहे तथा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा एक प्यारा सा कमेंट करें। तो देखिए, आज हम लोग को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूरी तरह से इस वीडियो में जानकारी हासिल करना है। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और ये जो नीति जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये किस चीज़ पर आधारित है, क्या चीज़ हमें सिखलाती है, इसके बारे में भी हमको संपूर्ण जानकारी हासिल करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं और उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे, कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो इसके विषय में हम लोगों को थोड़ा है जो विशेष से चर्चा करना है और इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद फिर से हम लोग कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित कुछ प्रश्न। तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आएंगे, कुछ प्रश्नों के बारे में आज हम लोग को चर्चा करना है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है क्या कि ये नई शिक्षा नीति क्या है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको हम लोग NEP 2020 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये NEP 2020 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या कर रहा है कि क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। इसका आंसर देखिए कि नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति के जगह पर लागू की गई है। ठीक है, तो शिक्षा नीति जो है सबसे पहले जो है आपका 1968 ईस्वी में बना था, उसके बाद से 1986 ईस्वी में बना था। ठीक है, और 34 सालों के बाद फिर से एक नया शिक्षा नीति जो है लागू हुआ है, वो 2020 NEP 2020 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह पर लागू की गई है और नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर 3 साल से 18 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, ये हमारा नई शिक्षा नीति का अर्थ होता है। ठीक है, और नई शिक्षा नीति से कुछ और संबंधित प्रश्न जो है ये है, देखिए ये कह रहा है क्या कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नया नाम क्या है, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है इसका अब नया नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रखा गया है इसका नाम शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय का रखने का निर्णय किया है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग विशेष चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, NEP 2020 को पढ़ने से पहले आज हम लोग को कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करना है कि किस तरह से प्रश्न NEP 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस तरह के प्रश्न सीटेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधार NEP 2020 में शामिल किया गया था। ठीक है, NEP 2020 में शामिल किया गया कौन सा सुधार है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कह रहा है कि समान और समावेशी शिक्षा। ठीक है, ये तो शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, यह भी शामिल किया गया है। तीसरे नंबर पे जो है नई पाठ्यचर्या और शैक्षिक संरचना जो है 5334, ये 5334 क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जो है विशेष रूप से चर्चा करेंगे आगे इस वीडियो में, जब मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करूँगा तब। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी के सभी जो है गुण शामिल किए गए हैं NEP 2020 में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे कि NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है।
सबसे पहले हम लोगों को ईसीसी का पूरा नाम समझना है कि ईसीसी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो ईसीसी का पूरा नाम होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ई फॉर अर्ली, सी फॉर चाइल्डहुड, सी फॉर केयर एंड ई फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो कह रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है, इसका आंसर देखते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में एक देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा। ठीक है, तो ये चीज़ तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ईसीसी में केवल प्राथमिक कक्षा के बारे में बात नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षा है। बाल शिक्षा यानी कि जो भी बच्चे होते हैं जो 5 साल से कम उम्र के होते हैं, केवल उनके लिए शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की कक्षा इसमें शामिल है, तो ये तो नहीं है। अगला है बाल्यावस्था की देखभाल के लिए शैक्षिक कक्षा है, तो यहाँ पर बाल्यावस्था की देखभाल के लिए शैक्षिक कक्षा ये भी नहीं होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, ये जो हो जाएगा एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश करती है, किसकी सिफारिश करती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो बहुभाषिता की सिफारिश करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही लगाते हैं। ठीक है, ये बहुभाषिता मतलब कि बहुत सारी भाषाओं को बोलना जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी सिफारिश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य जो है ऑप्शन नंबर ए देखिए, कह रहा है कि विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। ये ऑप्शन, इसको हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा इस प्रश्न का यह आंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, तो यहाँ पे तुलना करने की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे तुलना करने की बात हो रही है, तो तुलना जो एक निगेटिव वर्ड होता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है, इससे यह आंसर नहीं हो सकता। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि पहचान की जा सके, यह भी ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। और लास्ट जो है 4 ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी की रटने की क्षमता, तो यहाँ पर एक शब्द देख सकते हैं आप लोग, रटने की बारे में बात हो रही है। रटना एक जो है निगेटिव टैग वर्ड है, ये तो नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डॉट होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अध्ययन जो होना चाहिए वो अधिगम कैसा होना चाहिए? तो अधिगम जो होना चाहिए वो प्रयोगात्मक होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर पहले देखिए, पहले ही प्रश्न में जो है, पहले ही ऑप्शन में जो है एक शब्द आ जा रहा है रटना, तो ये एक निगेटिव टैग वर्ड है, ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा है यहाँ पे आ गया याद रखना, यह भी एक निगेटिव टैग वर्ड है, यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता। अगला देखिए बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड लग रहा है इसमें। अगला है कि पूरे देश में बच्चों की तुलना करना, यह भी एक निगेटिव टैग वर्ड है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये एनईपी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है? तो एनईपी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है एनसीईआरटी को दी गई है, यानी कि नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी को दी गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों अभी हम लोग जो चलते हैं, ये जो है हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो किस चीज़ पर बल देती है? पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे दे रहा है कि परीक्षा के लिए, तो परीक्षा के लिए ये नहीं बल देती है। दूसरा है स्मरण के लिए, यहाँ पे देखिए एक टैग वर्ड है स्मरण, ठीक है, यह एक निगेटिव टैग वर्ड है। अगला जो है ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 अभ्यास और ड्रिल, यह भी नहीं हो सकता, यह भी एक ऑप्शन सही नहीं है। इसके लिए जो होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो वैचारिक समझ पर बल देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोगों का प्रश्न का लास्ट वीडियो था। अब हम लोग चर्चा करेंगे आगे कुछ ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बहुत सारे टॉपिक जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि
ये इन प्रश्नों को अभी आप लोगों ने देखा कैसे बनाया गया इसको, और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ने के बाद, समझने के बाद जो है हम लोग इन सारे प्रश्नों को एकदम धुआं धुआं कर देंगे, आसानी से इसका आंसर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज जो है हम लोग फिर से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यानपूर्वक इसको आप लोग समझेंगे, और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानने के बाद कुछ प्रश्नों को हम फिर से हल करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में बनाऊंगा फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर ही आधारित बहुत सारे प्रश्न जो सीटेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्नों का संग्रह मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहे तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आप लोग ध्यानपूर्वक समझते रहेंगे। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सॉरी। तो ये नेशनल पॉलिसी 2020 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए नई शिक्षा नीति में 34 वर्ष बाद बदलाव किया गया था। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले भी बतला चुका हूँ कि सबसे पहले जो है 1968 में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ था। 1968 के बाद फिर से 1986 में लागू हुआ था, और 1986 के बाद डायरेक्ट जो है 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया गया है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है अभी तैयार की गई है, वो इसरो के प्रमुख चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई है। आगे देखते हैं NEP 2020। देखा NEP लिखा हुआ है, NEP का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो देखिए NEP 2020 वर्ष 1986 और 1968 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी नीति है, तीसरी शिक्षा नीति होगी। ठीक है, तो 1968 में सबसे पहली बार हुई थी, उसके बाद 1986 में हुई थी, अब जा कर के ये जो है 2020 ईस्वी में बनाई गई है नई शिक्षा नीति। आगे चर्चा करते हैं कि NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कैबिनेट द्वारा MHRD, जिसको मानव संसाधन मंत्रालय कहते हैं। ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय जो पहले इसका नाम था, उस नाम को अब बदल करके जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम रखा गया, जिसको हिंदी में शिक्षा मंत्रालय कहा गया। ठीक है, यानी कि पहले जो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब इस नाम को बदल करके यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि वर्ष 2030 के अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। यानी कि 2030 आने तक अध्यापन के लिए अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है तो उनकी जो न्यूनतम डिग्री होगी कितनी होगी, 4 वर्षीय एकीकृत BEd, यानी कि BEd की डिग्री होगी 4 वर्ष की, जो BEd की डिग्री होती है ग्रेजुएशन प्लस BEd, वो डिग्री मान्य होगी कब, तो 2020 के एग्जामिनेशन में। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कुछ लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति के तहत MPhil को समाप्त कर दिया गया है, और MPhil को समाप्त करने के बाद यहाँ पे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो PhD को जोड़ दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। देखिए यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर, यहाँ पे देखिए कौन सा नियम लगाया गया है, तो यहाँ पे 533+4 की नई व्यवस्था में करने का बात किया गया है। यहाँ पे 533+4 ये चीज़ होता क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल जानेंगे। तब तक के लिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि नई शिक्षा नीति का आधार सिद्धांत, यानी नई शिक्षा नीति जो है किस आधार पर इसके सिद्धांत को तैयार किया गया है। यहाँ पे देखते हैं पहला जो है टॉपिक, रचनात्मक समझ पर जोर देना, न कि रटन पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। देखिए यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू किया गया वो रचनात्मक समझ पर जोर देना है, नहीं कि रट करके पढ़ना और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई करना। आगे देखते हैं, आगे देखिए कह रहा है कि बहुभाषिता और विविधता का प्रोत्साहन देना है।
क्योंकि बहुभाषिता होने के संज्ञानात्मक लाभ हो सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पे बहुभाषी जो है इसके बारे में हम लोगों ने एक प्रश्न के बारे में चर्चा किया है। यानी कि अगर हमको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानकारी है तो उस प्रश्न का हम लोग सही जवाब दे पाते हैं। यानी कि बहुभाषी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू किया गया वो बहुभाषिता और विविधता को प्रोत्साहन करती है। ठीक है, अगला देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण है। यानी कि इसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है नियम बनाया गया है, इसमें बच्चों का जो है मूल्यांकन सतत मूल्यांकन होना चाहिए, नहीं कि साल के अंत में जो वार्षिक परीक्षा होता है उसके उद्देश्य से होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। आगे देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला कह रहा है कि छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इवेल्युएशन के लिए परख नामक एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। यानी कि बच्चों के प्रोग्रेस यानी कि बच्चों के मूल्यांकन की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक संस्था की स्थापना की जाएगी, जिस संस्था का नाम है परख। ये ऑप्शन जो है आप लोग बढ़िया से समझ सकते हैं परख के बारे में। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक की बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 या 8 या उससे आगे तक की भी घर की भाषा मातृभाषा का स्थानीय भाषा होनी चाहिए। यानी कि बच्चों को जो ऐसे बच्चे जो क्लास 5 या फिर 8 तक के बच्चे होते हैं उनमें उनको शिक्षा देने के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो मान्य भाषा होनी चाहिए उनकी मदर टंग होनी चाहिए, उनकी स्थानीय भाषा या मातृभाषा के रूप में होना चाहिए। यानी उनको शिक्षा जो है मातृभाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टॉपिक आ रहा है कि राज्य विशेष के रूप में भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएं, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि राज्य विशेष रूप में भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, वहाँ की प्रमुख भाषाएं जो है मदर टंग जो होता है अलग अलग होता है, तो वहाँ पर कम से कम 3 लैंग्वेज फार्मूला का पालन किया जाएगा और इस फार्मूला में जो लचीलापन होगा उसको रखा जाएगा। यानी कि भाषा को सरल से सरल रूप से समझाने का प्रयास किया जाएगा बच्चों को, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है। आगे देखते हैं अगला है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया जाएगा। यानी कि विकल्प के रूप में अगर देखा जाए तो भारत के भाषा के अलावा भी दूसरे राज्यों की भाषाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। भारत के ही दूसरे राज्यों के भाषाओं के बारे में भी शिक्षा दिया जाएगा। आगे देखते हैं ये अगला टॉपिक क्या कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं का उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ पहल एक कानून चलाया गया है और इस कानून का क्या मतलब होता है कि इस बात पर वह बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टॉपिक है कि कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, यानी कि कक्षा 6 से जो 6 के बाद जो भी विद्यार्थी पढ़ेंगे उनको अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा जिसको क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं इसके बारे में भी अध्ययन कराया जाएगा। जैसे कि शास्त्रीय भाषा में आपका हो जाएगा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली और फारसी, इन भाषाओं के बारे में भी अध्यापन किया जाएगा। आगे देखते हैं कह रहा है कि माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा विकल्प के रूप में अगर देखा जाए तो विदेशी भाषा सीखने का भी अवसर बच्चों को दिया जाएगा, जिसमें विदेशी भाषा में कोरियन, थाई, जापानी, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी इस तरह की भाषाओं का इसमें समावेशन किया गया है। आगे देखते हैं अगला है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमता रचनात्मक, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन की पहचान करना और उसके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। यानी कि सबसे पहले बच्चों के अंदर की जो क्षमता है, विशिष्ट क्षमता है, उस चीज़ को देखना है और उसके आधार पर जो है बच्चों को उसी प्रकार का प्रयास के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है।
आगे देखते हैं, यहाँ पे समावेशी शिक्षा के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ समावेशी शिक्षा यानी कि सभी के लिए शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के विषय में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कहता है ये यहाँ पे जो है NEP 2020 में इंक्लूसिव एजुकेशन को भी शामिल किया गया है। और ये समावेशी शिक्षा क्या कहता है कि कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि बच्चों को, जो बच्चे 6 क्लास तक पहुंच जाते हैं उनके लिए जो है व्यावसायिक शिक्षा, जैसे कि उनको लड़के जो हैं उनको तरह तरह के काम, जो व्यावसायिक काम है, जैसे कि जो है लोहे की वस्तुएं बनाना या फिर धागों से वस्तुएं बनाना, बुनना, कढ़ाई बुनाई, इन सभी चीज़ों की सिलाई, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी। कब से? तो क्लास 6 से ही इस चीज़ को लागू कर दिया जाएगा। आगे देखिए अगला टॉपिक क्या कहता है कि दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य और दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। यानी कि ये जो है समावेशी शिक्षा में जो है दिव्यांग बच्चे हो या फिर सामान्य बच्चे हों, सभी को एक साथ बैठ कर के एक जगह पे शिक्षा अध्ययन करने का अवसर मिलता है। इस चीज़ को लागू होना चाहिए NEP 2020 में। आगे देखिए अगला है कि राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीकों पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक जो है स्कूल के करिकुलम में कुछ कमी हो या उसको लचीलापन बनाने या रटकर सीखने के बजाय उसको रचनावादी सीखने के तरीकों पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक जो है उसमें भी बदलाव किए जाने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि ECC, इसके बारे में भी हम लोगों ने एक प्रश्न के बारे में चर्चा किया था। ECC का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, में मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी, जैसे कि खेल आधारित गतिविधि, खोज आधारित गतिविधि, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को भी शामिल किया जाएगा। यानी कि ECCE के अंतर्गत जो है बच्चों के लिए लचीली शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ बहुआयामी, खेल आधारित गतिविधि, खोज आधारित गतिविधि, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा भी शामिल किया जाएगा। यह NEP 2020 की मान्यता है। और आज के इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है कि स्कूल तैयार मॉड्यूल, यह 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो NCERT और SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास 1 में एडमिशन करने के कुछ ही हफ्तों में अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। यानी कि ये जो है स्कूली तैयारी जो है ऐसे किया जाएगा कि बहुत से बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, वो आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन किसी कारणवश 3 महीने में वो अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। तो उनको जो है से हेल्प करने के लिए ये सब व्यवस्था NEP 2020 में लागू किया गया है। तो दोस्तों NEP 2020 के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समझा। इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्टली दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, तथा आप लोग जो है अपना ढेर सारा प्यार कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आगे जो है आप लोगों को अगले दिन इसी से संबंधित यानी कि NEP 2020 से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होऊंगा एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।